Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to talk about the fundamentals of the electrocardiography or ECG. First we have to understand what is an ECG. पहले हमें समझना है ECG होती क्या है, ठीक है? And ECG is an electrical activity of the heart that is graphically represented. ये जो ECG होती है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट होती है जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है? ये जो 12 लीड ईसीजी पेपर होता है जो हम पेशेंट को देते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है? और जो मशीन होते हैं जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है? नाउ ईसीजी, ठीक है? एंड ईसीजी इज कंसिस्ट्स ऑफ पी वेव, ठीक है? ये पी वेव है, ठीक है? इसके बाद पी आर सेगमेंट, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट, ठीक है? एंड फाइनली टी वेव, ठीक है? अब आपको पता लग गया है कि ये जो ईसीजी है इसके अंदर पी वेव है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है, ठीक है? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए पी वेव इंडिकेट क्या करती है और ये बनती कैसे है, ठीक है? दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट, ये इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है. वी ऑल नो हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है? इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है? ये हॉलो होता है, मीन्स अंदर से ये खोखला होता है, ठीक है? इट हैज 4 चैम्बर्स. कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं. जो अपर वाले चैम्बर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एट्रिया, जो लोअर वाले चैम्बर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है? जो अपर वाले चैम्बर्स होते हैं इनके बीच में एक सेप्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, जो सेपरेट करता है राइट एट्रियम को फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है? इसी तरीके से जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं इनके बीच में भी एक सेप्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या होता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है? जो सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल को फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? ये मायोकार्डियम है, ठीक है? ये कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है? लेकिन जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है इनके बीच में एक वैलो होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वैलो, ठीक है? इसी तरीके से जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इनके बीच में भी एक वैलो होता है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वैलो, ठीक है? अब आपको पता लगा है ये है इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट. लेकिन आवर हार्ट हैज स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम, ठीक है? इसको एक स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या आता है? एसए नोड आता है, एवी नोड आता है, ठीक है? ये है एसए नोड, ये है नोडल फाइबर्स, ठीक है? या नोडल ट्रैक्ट्स जिनको हम बोलते हैं. इसी तरीके से बेचमेनस या बैकमेनस बंडल बोलते हैं, ठीक है? ये है बैकमेनस बंडल. इसके बाद एवी नोड, ठीक है? देन बंडल ऑफ हिस, उसके बाद बंडल ब्रांच, ठीक है? एंड फाइनली पुरकंजी फाइबर्स, ठीक है? ये है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एसए नोड से जब इम्पल्स जनरेट हो जाएगी तो वो सेपरेट हो जाएगी थ्रू आउट द एट्रियाज एंड रीचेस टू द एवी नोड. फिर वो कहाँ पहुंचेगी? एवी नोड तक, ठीक है? इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे नोड जब भी इम्पल्स जनरेट करेगा तो कहाँ पहुंचेगी? एवी नोड. उसके बाद बंडल ऑफ हिस, उसके बाद बंडल ब्रांच, उसके बाद पुरकंजी फाइबर्स, ठीक है? ये है सीक्वेंस ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन. तो एक इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है हार्ट के अंदर, ठीक है? दिस वाज ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. लेकिन ये जो एसए नोड होता है इट इज ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. क्यों बोलते हैं हम इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट? बिकॉज नॉर्मली आवर हार्ट इज ड्राइवन बाय द एसए नोड, ठीक है? जो हमारा हार्ट नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ये कंटिन्यूसली बीट करता है, लेकिन इसको कौन बीट करवाता है? ये है एसए नोड, ठीक है? एसए नोड कैन जनरेट इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ 60 to 100 बीट्स पर मिनट. ये जो एसए नोड होता है जिसको हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, ये जनरेट कर सकता है इम्पल्सेस 60 to 100 बीट्स पर मिनट. मीन्स एक मिनट में ये या 60 से लेकर 100 बीट्स तक इम्पल्स जनरेट कर सकता है, ठीक है? वही हमारी नॉर्मल हार्ट रेट भी होती है, ठीक है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट. ये आपको याद रखना है. और नॉर्मल हार्ट रेट इज
60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर किसी की 60 है वो भी नॉर्मल है, अगर किसी की 72 है डेट इज एवरेज, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी की 100 है वो भी नॉर्मल है। अगर 60 से बिलो हो गया डेट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी की हार्ट रेट 100 से अबव हो गई तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। अब आपको पता होना चाहिए ये जो एसए नोड होता है ये कहाँ पे होता है, ठीक है। एसए नोड इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर होता है, ठीक है। नियर द एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा, ये एक वेन है, ठीक है, जो अपर पार्ट्स ऑफ द जो अपर पार्ट से मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है अप फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद नोडल फाइबर्स या नोडल ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं एवी नोड तक। इसी तरीके से ये जो बैकमैन्स बंडल हैं ये लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करता है, ठीक है, कंडक्ट करता है इम्पल्सेस टू लेफ्ट एट्रियम, सो डेट द अपर चैम्बर्स जिनको हम एट्रिया बोलते हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए जो एवी नोड है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ट्राइकैस्पिड वेल, तो इसके ऊपर है थोड़ा, मतलब नियर द ट्राइकैस्पिड वेल ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद बंडल ऑफ हिस, ठीक है, ये है बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये ओनली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है थ्रू विच जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है या मतलब एट्रियल इम्पल्सेस है कैन कंडक्टेड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो एट्रिया से जो भी इम्पल्स आएगी ये मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचेगी थ्रू दिस बंडल ऑफ हिस, ठीक है। दिस इज द ओनली इलेक्ट्रिकल विंडो थ्रू विच एट्रियल इम्पल्सेस कैन पास इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसके बाद बंडल ब्रांच, ठीक है, जैसे कि ये राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है, और ये यहाँ से लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ठीक है। एंड फाइनली पुरकंजी फाइबर्स, ठीक है। अब आपको नजर रखना है यहाँ पे पी वेव कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे ही एसए नोड इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, एसए नोड इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, तो ये सेपरेट होती है थ्रू द एट्रियाज एंड रीचेस द एवी नोड। जैसे ही मतलब सेपरेट होती है ये थ्रू द एट्रियाज तो पी वेव बनती है। क्या बनती है? पी वेव। तो मतलब जब एट्रियाज डिपोलराइज होते हैं तो पी वेव बनती है, ठीक है। इसके बाद पी आर सेगमेंट, ठीक है, ये जो पी आर सेगमेंट होता है जैसे ही इम्पल्स एवी नोड तक पहुंचते हैं उसके बाद ये कंडक्ट होती है थ्रू द एवी नोड, ठीक है। जैसे ये मतलब एवी नोड के अंदर पहुंचते हैं तो एवी नोड इज अ स्लो कंडक्टिंग टिश्यू, ये एक स्लो कंडक्टिंग टिश्यू है। जो हमारी ईसीजी मशीन होती है, गैल्वेनोमीटर होता है, ये इसको इस करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और हमें मिलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। तो पी वेव क्या इंडिकेट करते हैं? एट्रियल डिपोलराइजेशन। उसके बाद पी आर सेगमेंट ये करता है एवी नोडल डिले, ठीक है, एवी नोडल डिले। उसके बाद क्यू वेव, ठीक है, जैसे ही करंट नीचे जाता है, जैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होती है नीचे तो पहले सेप्टल डिपोलराइजेशन होती है जिसकी वजह से क्यू वेव बनती है, ठीक है। पहले सेप्टल डिपोलराइजेशन होगी, ठीक है, तो बनेगी क्या? क्यू वेव। उसके बाद मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन तो आर वेव बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद एस वेव, ठीक है, जब बेजल डिपोलराइजेशन होती है दैट टाइम एस वेव बनती है। क्या बनती है? एस वेव। ये हो गया आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स, सेप्टल डिपोलराइजेशन, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड बेजल डिपोलराइजेशन। तो ये क्या, जब भी मतलब हमारा जो वेंट्रिकल्स का सेप्टम होता है जब वो डिपोलराइज होता है तो क्या बनती है? क्यू वेव। और जब मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होती है तो बनती है आर वेव। जब बेजल डिपोलराइजेशन होते हैं तो बनती है एस वेव, ठीक है। उसके बाद एसटी सेगमेंट। तो जब भी हमारा हार्ट टिश्यू डिपोलराइज होता है, जब ये कंप्लीट डिपोलराइज होता है, देयर इज नो एक्शन पोटेंशियल या देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस across the membranes of the myocytes, ठीक है, and there is no exchange of ions, ठीक है, and there is no current। जब exchange of
मतलब आयन्स नहीं होगा, ठीक है, या एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी, तो देयर इज नो मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन्स, जिसकी वजह से मतलब करंट जनरेट होता है। तो हमें मिलती है फिर से आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जिसको हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट। जब हमारा हार्ट कंप्लीटली डिपोलराइज होता है, कंप्लीटली डिपोलराइज, दैट टाइम क्या बनता है, एसटी सेगमेंट। कंप्लीट डिपोलराइज स्टेट के अंदर जब ये रहता है तो हमें देता है ये एसटी सेगमेंट। जब ये डिपोलराइज होता है दैट टाइम वेव्स बनती है, जैसे कि क्यू आर एस। तो जब ये हो रहा है, जैसे कि ये हो रहा है, जैसे मायोसाइट्स मतलब डिपोलराइज होते हैं तब वेव्स बनती हैं। जब नहीं मतलब अब कंप्लीट हो गया डिपोलराइज, हमारा पूरा हार्ट डिपोलराइज हो गया, ठीक है, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ द मायोसाइट्स एंड देयर इज नो एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो कोई वेव नहीं बनेगी, तो हमें मिलेगी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जिसको हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एसटी सेगमेंट। उसके बाद जो ये डिपोलराइज सेल्स होते हैं मायोसाइट्स, ये रिपोलराइज होते हैं, ठीक है, ये गेन करती है नेगेटिव चार्ज। दैट टाइम क्या बनती है, टी वेव, ठीक है। पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन, पी आर सेगमेंट इंडिकेट्स एवी नोडल डिले, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स जो मतलब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। उसके बाद जब फुल्ली मतलब हमारा ये वेंट्रिकल्स, ठीक है, हमारा वेंट्रिकल्स जब फुल्ली डिपोलराइज हो जाएगा, तो उसके बाद क्या बनता है, एसटी सेगमेंट, ठीक है, एसटी सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। तो इस टाइम क्या बनता है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बनती है, ठीक है। अब ये जो डिपोलराइज हो गए सेल्स, ये फिर से रिपोलराइज होते हैं, ठीक है। मतलब डिपोलराइज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके बाद ये इसको रिलैक्स भी करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिपोलराइज हो गया, उसके बाद ये रिपोलराइज हो गया, ठीक है। जब रिपोलराइज हो जाएगा तो डेट टाइम टी वेव बनती है, वेंट्रिकुलर जब रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन, पी आर सेगमेंट इंडिकेट्स एवी नोडल डिले, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एसटी सेगमेंट जब कंप्लीट डिपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रहता है, ठीक है। उसके बाद टी वेव इंडिकेटर्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। कितना आ गया समझ। अब आते हैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पेपर स्पीड होती है, स्टैंडर्ड पेपर स्पीड। तो स्टैंडर्ड पेपर स्पीड कितने हैं, 25 mm पर सेकेंड। कितने हैं, 25 mm पर सेकेंड। इट मीन जो हमारी ईसीजी मशीन होती हैं वो 25 mm कवर करते हैं पर सेकेंड में, ठीक है, 25 mm पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम इसको मतलब कन्वर्ट करेंगे, पहले आपको समझना है ये लार्ज स्केल, ठीक है। जो ईसीजी पेपर होता है इसके अंदर लार्ज स्क्वायर्स भी होते हैं, इसके अंदर स्मॉल स्क्वायर्स भी होते हैं। पहले हमें समझना है एक लार्ज स्क्वायर को, ठीक है। जो ये लार्ज स्क्वायर होता है, ठीक है, ये वाला ये लार्ज स्क्वायर है, ठीक है। इसके अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 मीन इसके अंदर एक लार्ज स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। पहले आपको समझना है ये जो एक स्मॉल स्क्वायर की मतलब एक स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक स्मॉल स्क्वायर ये किसके बराबर है, 1 mm के बराबर। एक स्मॉल छोटा स्क्वायर 1 mm के बराबर होता है, 1 mm के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 25 mm पर सेकेंड है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे लार्ज स्क्वायर्स के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है इनको लार्ज स्क्वायर्स के अंदर, मीनस 5 लार्ज स्क्वायर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारी ईसीजी मशीन है ये 1 मिनट में कितने लार्ज स्क्वायर्स कवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 60 सेकेंड्स मैंने लिखा यही 5, ठीक है, 5 लार्ज स्क्वायर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आ गया 300 लार्ज स्क्वायर्स। तो 1 मिनट में हमारी ईसीजी मशीन 300 लार्ज स्क्वायर्स कवर करते हैं, ठीक है, 300 लार्ज स्क्वायर्स कवर करते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 300 लार्ज स्क्वायर्स आ गया, इसको हम मतलब
यही हम मतलब यूज भी करते हैं जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हार्ट रेट, ठीक है। ईसीजी से जब भी हम कैलकुलेट हार्ट रेट करते हैं, कितनी हार्ट रेट है पेशेंट की, दैट टाइम ये 300 हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की हार्ट रेट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे आर, ठीक है ना, ये यहाँ पे मतलब हमने ले ली यहाँ पे लीड सेकंड, ठीक है, ये लीड सेकंड है। इसमें हम देखेंगे आर इंटरवल, जो ये आर इंटरवल है, इसके अंदर कितने स्क्वायर्स आते हैं। ये हम तभी यूज करते हैं जब रिदम होगा रेगुलर, ठीक है। रेगुलर में ये वाली फॉर्मूला नहीं चलती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया ये 300 लार्ज स्क्वायर्स हैं, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, आर इंटरवल में देखना क्या है, अगर ये रेगुलर होगा, फॉर एग्जांपल 1 to 2 इसके अंदर सेम स्पेस है, ठीक है। इसके बाद 2 to 3, ठीक है, 2 और 30 के बीच में भी कांस्टेंट स्पेस है, ठीक है। इसमें भी 4 लार्ज स्क्वायर्स, और 2 and 3 में भी 4 लार्ज स्क्वायर्स, और 3 and 4 में भी 4 लार्ज स्क्वायर्स, मीनस ये रेगुलर है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें करना है 300 डिवाइड बाई कितने लार्ज स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, स्मॉल स्क्वायर्स में भी ले सकते हैं आप, लेकिन हम लेंगे यहाँ पे लार्ज स्क्वायर्स, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 4 लार्ज स्क्वायर हैं, ठीक है। आर जो मतलब आर इंटरवल है, इट इज इक्वल टू 4 लार्ज स्क्वायर्स, जो आर एंड आर वेव के बीच में जो कितने स्क्वायर्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। 300 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो 75 बीट्स पर मिनट आ गई हमारी हार्ट रेट, ठीक है। इसी तरीके से जितना ज्यादा बड़ा होगा मीनस हार्ट रेट उतनी ही कम होगी, ठीक है। जितना मतलब लार्ज स्क्वायर्स कम होंगे उतनी हार्ट रेट ज्यादा होगी। इतना आ गया समझ, ठीक है। अब आते हैं, अब हमें देखना है ये जो स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है, जो 1 mm के बराबर है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 mm, ये आपको पता लग गया, इट इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो हमें देखना है जो हमारी ईसीजी मशीन है इसको कितना टाइम लगेगा एक स्मॉल स्क्वायर को कवर करने में, एक स्मॉल स्क्वायर मतलब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज 60 कौन सा है, ठीक है, 60, ये 60, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने करते हैं, 300 लार्ज स्क्वायर्स। तो ये आ गया हमारा टाइम, टाइम को डिवाइड करना है कितना ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये है 300 लार्ज स्क्वायर्स, ठीक है। हम करेंगे 60 डिवाइड बाई 300, तो ये आ गया 0.2 एक लार्ज स्क्वायर को, ठीक है। तो एक लार्ज स्क्वायर को कवर करने में हमारी ईसीजी मशीन को लगता है कितना टाइम, 0.2 सेकेंड्स एक लार्ज स्क्वायर को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें अब हमें पता है कि जो ये लार्ज स्क्वायर है इसके अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 0.2 डिवाइड बाई 5 करना है, ठीक है। तो ये आ गया 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो एक स्मॉल स्क्वायर को कवर करने में हमारी ईसीजी मशीन को कितना टाइम लगता है, डेट इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है, तभी आप ईसीजी पेपर को या ईसीजी को रीड कर सकते हो या इंटरप्रेट कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द वेव्स, ठीक है। तो एक वेव होती है ईसीजी में, एक जैसे कि पी वेव होती है, तो इसकी ड्यूरेशन भी होती है और एक एम्पलीट्यूड भी होती है, हाइट भी होती है, जिसको हम मेजर करते हैं मिली वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। और जो ड्यूरेशन होती है इसको हम मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर, ठीक है। सपोज यहाँ पे पी वेव है, ठीक है। तो पी वेव जो ये आपको ग्रीन में दिख रहा है ये इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। जो आपको ये रेड में दिख रहा है बेस लाइन से कितने ऊपर है पी वेव, ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज करो दिस इज पी वेव, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ से फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पी वेव टू द एंड ऑफ द पी वेव, तो ये हो गई इसकी ड्यूरेशन, ठीक है। ये हम देखेंगे कितने स्मॉल स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, इसमें कितने स्मॉल स्क्वायर हैं, ठीक है, वो हमें पता है पहले ही से, ठीक है। इसी तरीके से जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एम्पलीट्यूड बेस लाइन से कितनी ऊपर है, ये हो गई इसकी हाइट एम्पलीट्यूड, ठीक है,
हाइट एम्पलीट्यूड, इसको हम मेजर करते हैं मिली वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। सपोज करो इसकी हाइट है 1 लार्ज स्क्वायर, ठीक है, 1 लार्ज स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया ये जो स्मॉल स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। एक स्मॉल स्क्वायर किसके बराबर है, 1 mm। जो इसका एम्पलीट्यूड होता है डेट इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट ए का, ठीक है। 1 स्मॉल स्क्वायर का जो एम्पलीट्यूड होता है, हाइट होती है वो 0.1 मिली वोल्ट। यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है, सपोज करो ये 1 लार्ज स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हमें करना है 0.1 इंटू 5, तो ये आ गया 0.5 मिली वोल्ट इसकी हाइट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये आपको पहले से ही पता है, जो ड्यूरेशन होते हैं एक स्मॉल स्क्वायर की डेट इज 0.04 सेकेंड। कितनी होते हैं, 0.04 सेकेंड। तो अब सपोज करेंगे ये जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, ठीक है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स, इसकी जो ड्यूरेशन है डेट इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर, ठीक है। तो जो इसकी ड्यूरेशन है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द एस वेव, ये 2.5 स्क्वायर है, ठीक है, 2.5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से ही पता है एक स्मॉल स्क्वायर की जो ड्यूरेशन होते हैं डेट इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो यही करेंगे हमें, ये 2.5 स्क्वायर है, ठीक है, 2.5 स्क्वायर मीन्स क्यू आर एस कम्प्लेक्स इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्मॉल स्क्वायर की कितनी होती है, तो हमें करना है यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर 0.04, ठीक है। तो ये कितने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मीन्स 2.5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 0.1, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड टाइम लगा है क्यूआरएस कम्प्लेक्स को, ठीक है। जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है डेट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स को बनने में 0.1 सेकेंड लगा है, ठीक है। इतना आ गया समझ। तो ये था एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन, ठीक है। इसी तरीके से जो आर वे होती है, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है डेट इज 25 mm, ठीक है। तो 25 पहले से ही मैंने बता दिया, इसको हम मतलब लार्ज स्क्वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 25 mm है, ठीक है। तो एक लार्ज स्क्वायर के अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक के अंदर 5 होते हैं, ये कितने हैं यहाँ पे 25 mm, एक के अंदर 5 है, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू मीन्स 5 इज इक्वल टू 1 लार्ज, मतलब 5 स्मॉल, ठीक है ना। ये 5 स्मॉल है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये बन गया 5 लार्ज स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये हो गया 5 लार्ज स्क्वायर्स, ठीक है। इतना आ गया समझ, 5 लार्ज स्क्वायर्स। तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड पहले से ही मैंने बताया डेट इज इक्वल टू 1 mm। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है एक स्मॉल स्क्वायर का एम्पलीट्यूड होता है, इसको हम ये एक का है, ठीक है, 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कितना है 25, ठीक है। 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे 25, ठीक है। तो कितना आएगा 2.5 मिली वोल्ट है इसकी हाइट, ठीक है। तो ये है इसका वोल्टेज, ठीक है। जो आर वेव की वोल्टेज है डेट इज इक्वल टू 2.5 मिली वोल्ट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। This was all about fundamentals of the electrocardiography. Thank you.